अध्याय 4 आरंभिक नगर। आरंभिक मतलब शुरुआती, नगर मतलब शहर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत यानी कि दो यहाँ पे बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। यानी कि जब जसपाल और हरप्रीत अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने सुना कि कोई उस खंडहर घर की तारीफ कर रहा था जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। उन्हें लगता था कि उस घर में भूत रहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, अब तो 150 साल पहले हड़प्पा के शहरों की खोज हुई थी। जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि हड़प्पा पूरा स्थल कब मिला, कैसे मिला? तो 150 साल पहले, आज से करीबन 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइनें बिछ रही थी तब इंजीनियरों को वहां पे हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छे ईंटें मिलेंगी। यानी उनको लगा कि यह एक खंडहर है। ये वो हड़प्पा के बारे में अभी नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि वे एक खंडहर है जहां से हमें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। यानी कि हड़प्पा नगरों से ईंटों को उखाड़ कर उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी क्योंकि उनको हड़प्पा के महत्व के बारे में उस टाइम में नहीं पता था। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, जिसका परिणाम क्या हुआ कि हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा शहर की खोज कब हुई? 150 साल पहले। और उसको पुरातत्वविदों ने कब खोजा? तो 80 साल पहले। तब उन्हें पता चला कि यह खंडहर जो है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यह नगर जो हड़प्पा नगर था इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी कि जो भी इमारतें, जो भी पुरा स्थलों में इस तरह की जो भी पुरा स्थल मिले, इमारतें मिली, चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले जो थी वो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, इसीलिए सारी पुरा स्थलों को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें मान ली गई। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। खोज तो 150 साल पहले हुई थी पर निर्माण 4700 साल पहले ही हो गया था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह एक नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? मुझे तो लगता है पुरानी इमारतों को जरूर सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि वे हमारी सभ्यता की निशानी है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इस हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी ये अब हम यहाँ पे जानेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी कि ये जो नगर थे इनको 2 हिस्सों में या फिर उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था और जो पश्चिम में जो भाग था उसे वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। मतलब कि जो हड़प्पा नगर थी उसकी विशेषता क्या थी? तो पहला तो यह 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग जो पश्चिमी में भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था। जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचला हिस्सों को निचला नगर कहा है। यानी कि हड़प्पा नगर की जो 2 भाग थे, पहला है नगर दुर्ग और दूसरा है निचला नगर, और दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां थी वो बहुत ही मजबूत थी क्योंकि वे लोग ईंटे की चिनाई ही इस तरह से करते थे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यहाँ पे महास्नानागार की एक तस्वीर है जिससे आप देखकर समझ सकते हैं कि महास्नानागार कैसा हुआ करता होगा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था।
इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी कि पानी के रिसाव को किस प्रकार रोका गया था, तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कलिबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ पे एक मानचित्र दिया हुआ है, इसका स्टडी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आधुनिक नगर के बारे में कुछ बता रहा है, जिसमें मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, धौलवीरा ये सभी आरंभिक नगर के बारे में हमें इस मानचित्र के द्वारा बताया गया है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी कि जो नगर थे, हड़प्पा के जो नगर थे, वे कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आधुनिक पाकिस्तान यानी कि जो पंजाब में, हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, आधा पंजाब, तो जो पाकिस्तान वाले हिस्से में जो पंजाब है वहां से, और सिंध प्रांतों, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी कि भारत के हिस्से में जो पंजाब है वहां से भी मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि इन जगहों से मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। यानी कि ये जो घर हुआ करते थे उसमें वो 1 मंजिल या फिर 2 मंजिल के हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों के गलियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी प्लानिंग करके, योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग करके एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखा देता है, कोई 2 अंतर बताओ। यहाँ पर एक तस्वीर है जो हड़प्पा के नगरों की ईंटों की चिनाई है। हमने पिछले पृष्ठ में पढ़ा था कि हड़प्पा के नगरों की ईंटों की चिनाई इस प्रकार होती थी कि दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार होती थी। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यानी कि नगर की खास इमारतें, जो नगरीय जीवन था, नगर में वे ऐसे ही लोग रहा करते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। क्यों मंगवाते थे, तो क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग थे वे सुंदर चीजों, खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। यानी कि जो लोग थे उस समय के दूसरे देशों से उपयोगी वस्तुएं तो लाते ही थे, साथ में वहां की जो किस्से कहानियां कि वहां पे लोग कैसे रहते थे, ये सभी चीजें भी वहां से लेकर आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये जो फिगर है ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें जो नाले बने हैं वो भी है। ऊपर एक कुआं और ये एक कुआं की तस्वीर है उस समय की। बाईं ओर नीचे, और बाईं ओर नीचे यानी कि ये तस्वीर हड़प्पा की एक मुहर है। ये हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर में ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि उस समय पक्की मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे जिससे बच्चे खेला करते थे। ये उसकी कुछ तस्वीर है यहाँ पर। नगर और नए शिल्प। आओ अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख,
तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट, फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। यानी कि ये जो फिगर है ये पत्थर के बाट हैं। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, जैसे आजकल बाट से, लोहे के बाट से तौलने का काम होता है। मध्य में बाएं मनके, इसमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यानी कपास की खेती कब होना शुरू हुई? तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयर्स से बनी तकलिया, सूत, कताई का संग, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यानी कि ये हमें पता नहीं चला है कि ये काम महिलाओं ने करती थी या फिर पुरुष करते थे, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते होंगे। फेयर्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयर्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी कि जो ये फेयंस है ये कैसे बनता था? तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद को मिलाकर ये फेयंस बनाया जाता था, जिससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मन के चूड़िया, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी जो ये फेयंस कृत्रिम रूप से बनाया जाता था उसके क्या क्या बनाए जाते थे? तो मन के, चूड़िया, बाले, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन कुछ चीजें वहां पे नहीं मिलती थी जिसका उन्हें आयात करना पड़ता था। तो उन चीजों में तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज से राजस्थान से करते थे, और उसमें जो तांबे का आयात था वे कहां से करते थे? तो राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि क्या क्या चीजें मिलकर कांसा बनती है? तो तांबा और टीन मिलकर कांसा बनाया जाता था, जिसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। यानी कि ये जो है एक खिलौना है और ये एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी पहियों की जानकारी नहीं दी गई है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यानी शहर में रहने वाले लेखकों, शासकों को खाने का सामान कौन देते थे? तो जो गाँव में रहने वाले किसान थे वे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ ऐसे तरकीबें अपनाई होंगी। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग प्राय गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक
बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ऐसी ही प्रथा थी, यानी कि आजकल जो हल चलाते हैं वे पुरुष होते थे, वे जो किसान थे वे पुरुष होते थे, पर हमें ये नहीं पता कि जो हड़प्पा के समय में जो हल चलाते थे वे पुरुष होते थे कि नहीं। यह एक बच्चों का खिलौना हल है। ले जाया जाता था, चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यानी कि वे सभी क्या करते थे, हड़प्पा के जो लोग थे वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा काली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलवीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलवीरा नगर को 3 भागों में बांट दिया जाता था। हमने पहले के पृष्ठों में पढ़ा कि जो हड़प्पा के नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा जाता था, पहला नगर दुर्ग और दूसरा निचला नगर। तो वहीं जो धौलवीरा नगर थे उनको 3 भागों में बांटा जाता था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी कि जो धौलवीरा का नगर था वहां पे एक खुला मैदान था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली एक साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। यहाँ पे लोथल नगर के बारे में बताया है हमें कि साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पे एक बड़ा तालाब का पिक हमें दिया हुआ है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, यानी अध बने मतलब कि आधे बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। मुद्रा, मुहर या और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहरबंदी क्या है, तो मुहर की छाप है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगा कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कब, तो लगभग 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। यहाँ पे इजिप्ट यानी कि मिस्र है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी कि नील नदी के आसपास के इलाके ही कुछ हैं जो रेगिस्तान नहीं है, बाकी सभी भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पिरामिड, 2 पिरामिड का तस्वीर दिया गया है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ एक और चीज भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों की दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल नहीं पड़ती होगी।
अध्याय 4 आरंभिक नगर का हमारा पहला मेन पॉइंट है संस्कृति, यानी कि हमारा जो अध्याय 4 में आरंभिक नगर है इस चैप्टर में हमने सभ्यता और संस्कृतियों के बारे में पढ़ा हुआ है, बताया गया है इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर संस्कृति क्या होता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, परंपराएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, यानी कि वे सभी रीति रिवाज और खाने पीने की तरीके, वेशभूषा यानी कि कपड़े पहनने के तरीके, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, परंपराएं जो पीढ़ियों से यानी हमारे पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं, उन सभी को हम अपनी संस्कृति के रूप में देखते हैं। धातु युग अगला हमारा टॉपिक है। धातु युग दोस्तों, पिछले के अध्याय में हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ा था। क्योंकि उस टाइम पाषाण पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, पत्थरों की गुफाएं होती थी, पत्थरों के घर होते थे और पत्थरों के ही आभूषण भी होते थे, इसीलिए उसका नाम पाषाण काल रखा गया था। और आज हम लोग जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो धातु युग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस काल में धातु युग का आविष्कार, धातु युग की खोज हो चुकी थी। और नवपाषाण युग के बाद का युग जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया, इस युग में मानवों ने धातु का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। पहला धातु तांबा था जो नदी के तलहटी से प्राप्त हुआ था, और हमें पहला धातु युग में प्राप्त हुआ था जो कि तांबा था, जो कि हमें नदी के तलहटी में प्राप्त हुआ था। अगला है विभिन्न देश और वहां की सभ्यता, यानी कि यहाँ पे हमने आपको कुछ देश बताएंगे और वहां की सभ्यता के बारे में बताएंगे, जैसे भारत की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन, सांग सभ्यता, यानी भारत में जो सभ्यता प्रचलित थी उसका नाम हड़प्पा सभ्यता, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन, सांग सभ्यता। हड़प्पा खंडहर का पता लगा। दोस्तों हुआ क्या था, हड़प्पा सभ्यता लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो काम में जुटे इंजीनियरों यानी कि जो इंजीनियर्स रेलवे लाइन बिछाने के काम में लगे हुए थे, उन्हें हड़प्पा पूरा स्थल मिला था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। वे सभी उस समय हड़प्पा के महत्व के से परिचित नहीं थे, इसीलिए वे वहां से कुछ ईंटें भी उखाड़ ले गए, जिससे हड़प्पा की काफी इमारतों को क्षति पहुंचा था। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने खंडरों में से एक है। इन शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। पुरातत्वविदों ने कितने हड़प्पा स्थलों का पता लगाया, तो 2800 यानी 2800 कुल हड़प्पा शहरों का पता लगाया गया है। 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा खंडहर का पता लगा था। हड़प्पा खंडहर का उत्खनन पुरातत्वविदों द्वारा कब किया गया, तो सन 1921 में। पुरातत्वविदों ने कितने हड़प्पा स्थलों का पता लगाया, तो 2800। हड़प्पा स्थलों को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी कि कोई भी स्थल होता है उसे तो हम नॉर्मली स्थल ही बोलते हैं, लेकिन जो हड़प्पा के स्थल थे उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर कहा जाता है। यानी कि हड़प्पा नगर की जो खोज थी वे सबसे पहले हुई थी, इसीलिए उस समय में उस काल में पाए जाने वाले जितने भी शहर थे उन सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर कहा गया। हड़प्पा के प्रमुख स्थल, यानी कि हड़प्पा में हमने जाना कि हड़प्पा में कितने शहरों के स्थलों की खोज हुई, तो उसमें से कुछ प्रमुख स्थल यहाँ पे उसके नाम, उसके खोजकर्ता और किस वर्ष में उसकी खोज हुई और वह स्थल किस नदी तट पे स्थित है, इसका एक तालिका हमने बनाया है। हड़प्पा दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे, जो कि 1921 में खोजा गया, जो कि रावी नदी के तट पे स्थित था। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पे मिला था। कालीबंगा ब्रजवासी लाल 1961 ईस्वी में घग्गर नदी के तट पे। लोथल रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में भोगवा नदी के तट पे। धौलवीरा RS विष्ट 1989 से 90 के बीच में इसकी खोज हुई थी। चनहुदड़ो गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी सिंधु नदी के तट पे। रंगपुर माधो स्वरूप वत्स 1931 से 53 के बीच में मादर नदी के तट पे। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि हड़प्पा जो स्थल खोजे गए थे वहां से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो मुहरे, मनके, माप तौल के बाट,
कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, मूर्तियां आदि हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा नगर के हिस्से। हड़प्पा का जो नगर था उसे दो भागों में बांट दिया गया था। पहला जो भाग था उसे नगर दुर्ग कहा जाता था, जो कि पश्चिमी भाग था, यानी हड़प्पा नगर के जो पश्चिम में स्थित था वहां पे सुखी संपन्न लोग रहा करते थे। यह ऊंची जगहों पे बसा था पर छोटा हिस्सा था। और दूसरा जो भाग है वो है निचला नगर, जो कि पूर्वी भाग है हड़प्पा नगर का। यहाँ पे सामान्य लोग रहा करते थे, नीची जगहों पर बसा था पर बड़े हिस्से पे। हड़प्पा संस्कृति के अनाज, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के समय कौन कौन से अनाज उगाए जाते थे, तो गेहूं, जौ, मटर, दालें, धान, तिल और सरसों। हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशु, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान किन किन पशुओं को पाला जाता था, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। हड़प्पा सभ्यता में गहनों का निर्माण सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबा, गोमेद, स्फटिक आदि से हड़प्पा सभ्यता में गहनों का निर्माण होता था। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों का निर्माण, और बर्तनों का निर्माण किन किन धातुओं से होता था, तांबा, कांस्य, चांदी, चीनी मिट्टी आदि से होता था। महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में स्थित एक खास तालाब जिसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी कि ये जो महास्नानागार है यह मोहनजोदड़ो में स्थित एक खास तालाब है जो कि ईंट और प्लास्टर के इस्तेमाल करके उन्हें बनाया गया था, और उससे पानी रिस के बाहर ना निकल जाए इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अन्नागार या फिर कोठार। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा और लोथल में मिली समान विशेषताओं वाली संरचना जिसमें भंडारण किया जाता था। यानी कि अन्नागार और कोठार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा और लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों से मिले हैं जहां पर भंडारण किया जाता था अनाजों का। नगरीय जीवन। नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध व्यवहार, पेशा आदि। यानी नगरीय जीवन से क्या तात्पर्य है, नगरीय में प्रत्यय लगा हुआ है, ई पत्र लगा हुआ है, यानी कि नगर का जीवन, नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध व्यवहार, पेशा आदि। नगरीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा जैसे गांव छोड़कर लोग शहरों में बसने लग जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम नगरीकरण के रूप में देख सकते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीकरण की प्रक्रिया गांव अपना स्वरूप खो देता है। भारत में नगरीकरण हड़प्पा संस्कृति के समय शुरू हुआ। भारत में 28% जनसंख्या का नगरीकरण, अभी तक टोटल 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका है। कपास की खेती। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के अवशेष मिले हैं। यह बात कैसे सिद्ध होती है, तो मोहनजोदड़ो से कपास के बने कपड़ों के अवशेष मिले हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। फेयंस। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण में गोंद मिलाकर फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चा माल वे पदार्थ जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। यानी कि वे पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो कि प्राकृतिक द्वारा मिलते हैं, प्रकृति हमें देती है, जैसे कि पेड़ पौधे, लकड़ियां आदि, और या फिर किसान या पशुपालक द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, कपास आदि। हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल का आयात। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल का आयात किन किन देशों से, किन किन स्थलों से होता था, तो कच्चा माल तांबा का आयात राजस्थान में खेतरी नामक स्थान से होता था। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोना का आयात कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। चांदी का आयात अफगानिस्तान और ईरान से। वैदूर्य मणि का आयात अफगानिस्तान बदखशा नामक स्थल से। फिरोजा का
आयात मध्य एशिया से, समुद्री उत्पाद का आयात गुजरात से और लकड़ी का आयात जम्मू से होता था। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। यानी कि यह सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है, इसकी चर्चा मेसोपोटामिया अभिलेखों में मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात निर्यात करते थे, इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा वासी पूजा करते थे, यानी कि हड़प्पा वासी किन किन लोगों की किन किन देवताओं की पूजा करते थे, तो वृक्ष, पशु, धरती की उर्वरता, मातृदेवी, पशुपति महादेव आदि भगवान की वे पूजा करते थे। आज जो हम मातृदेवी की पूजा या धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से ही हुई थी। यानी कि जो हम आज पूजा करते हैं देवी देवताओं की, उसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से ही हुई थी। उसी समय वृक्ष, पशु, धरती की उर्वरता, मातृदेवी और पशुपति महादेव की पूजा करके पूजा का उत्पन्न हुआ था, पूजा की संस्कृति उत्पन्न हुई थी। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम में बसा यह शहर हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी धौलावीरा एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई शहर है। यह शहर 3 भागों में बटा था, गढ़ी, मध्य नगर, निचला नगर। यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ है जिस पर बड़े अक्षर अंकित है। हमने जाना कि हड़प्पा के शहर में को 2 भाग में बांटा गया था, नगर दुर्ग और निचला नगर। उसी प्रकार धौलावीरा नामक जो हड़प्पाई स्थल है उसको 3 भागों में बांटा गया था, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का नगर, जहां से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यानी कि ऐसा माना जाता था कि यहां से बाहर के देशों से आयात निर्यात होता था, यहाँ पे बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर है। मुद्रांकन या मुहरबंदी, मुहरों का प्रयोग सामान भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। यानी कि अब तक हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे बाहरी देशों से आयात निर्यात किया करते थे, तो ये आयात निर्यात में मुद्रांकन और मुहरबंदी का प्रयोग किया करते थे। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। यानी कि अगर मुहर टूटा हुआ ना हो तो वे समझते होंगे कि हमारा सामान सुरक्षित था, अगर टूटा हुआ हो तो वे समझते थे कि हमारा सामान असुरक्षित था, जरूर इससे कोई घपला हुआ है। जैसे आज भी मुहरों का प्रयोग आम है। अग्निकुंड, कलिबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत, यानी कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा और वहां से लोग दूसरी जगहों पर प्रस्थान करने लगे। इसके कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, पर पुरातत्वविदों का मानना है कि वहां पे कुछ ऐसी दुर्घटना घटी होगी जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर, शहरों को छोड़कर झोपड़ी में रहने पे मजबूर हो गए थे। यह प्रक्रिया लगभग 3900 साल पहले हुई थी, 1700 ईसा पूर्व। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी कि धातु युग के बाद जो संस्कृति आई, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो संस्कृति थी उसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता से विकसित संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम, ताम्र यानी कि तांबा और पाषाणिक यानी कि पत्थर, यानी तांबे और पत्थर की मिली जुली संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के दौरान विकसित हुई थी। ताम्र पाषाणिक के नाम विभिन्न अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति को आहर संस्कृति कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, तो वहीं महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोरवे संस्कृति कहा जाता है। मैं इस पूरे नोट्स का लिंक, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लोग अध्याय 4 के आरंभिक नगर में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। यानी कि पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति
को पुरातत्वविद बोलते हैं। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्हें कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। अब आपके मन में प्रश्न हुआ कि ये हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है। हालांकि हमने पिछले के वीडियो में हमने इसका आंसर जान चुके हैं, फिर भी हम जान लेते हैं कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो काम में जुटे इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला हुआ था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने खंडहर में से एक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो भी शहर पाए गए थे, हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके साथ ही जो शहरों की जिन शहरों की खोज हुई थी, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलीबंगा, लोथल, धौलवीरा, चनहुदड़ो और रंगपुर जैसे शहरों की खोज हुई थी। तो इन सभी नगरों को हड़प्पा सभ्यता के ही नगर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पुरातत्वविदों को यानी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोगों को यह कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। यानी कि उन्हें ऐसे पता चला, जरूर कपड़े के कुछ साक्ष्य मिलेंगे जिसके चलते उन्हें पता चला होगा कि सबसे पहले उत्तर पहला, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसके खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ यह एक शहर है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कपड़े के टुकड़े के अवशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं जिससे यह पता लगाया गया है, इसे ज्ञात किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। चांदी के फूलदान के एक ढक्कन तथा कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके मिले हैं। तो ये कपड़े के टुकड़े जो के अवशेष है वे कैसे हैं, तो वे जो चांदी के फूलदान के ढक्कन है या फिर कुछ अन्य वस्तुएं से हैं उनसे चिपक गए हैं, जिसके कारण वे सुरक्षित रह गए होंगे। उससे चिपके हुए ये कपड़े मिले हुए हैं। इसे यह पता लगाया जा सकता है कि जरूर हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता रहा होगा। नेक्स्ट है, पक्की मिट्टी तथा फेयोन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि पक्की मिट्टी तथा फेयोन से बनी जो तकलियां हैं इसका अवशेष मिला हुआ है जो कि सूत कताई का संकेत देती है और सूत कताई का कार्य कपड़े के निर्माण के लिए ही किया जाता है। तो एक रीजन यह भी हुआ होगा। तीसरा है, मोहनजोदड़ो में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। यानी कि मोहनजोदड़ो जिसके बारे में हमने जाना कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे जो कि सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा नगरों में से एक है। तो यहाँ से इस जगह से जो है वहां से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो ये मूर्ति लोगों ने कैसे बनाई होगी, उन्हें कैसे पता चला होगा कढ़ाईदार वस्त्रों के बारे में। जरूर उस टाइम में वस्त्र हुआ करते होंगे, कपड़े हुआ करते होंगे जिसके कारण उन्हें पता चला होगा। इसीलिए पुरातत्वविद इससे भी अंदाजा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, सभी को सुमेल करना है। हमने यहाँ पर सुमेल करके डायरेक्ट दिखाया हुआ है। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल का क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि हड़प्पा के सभ्यता के बारे में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे इंजीनियर्स, तब उन्हें पता चला था और उस समय उनको यह हड़प्पा सभ्यता के महत्व के बारे में उतना पता नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं यानी कि जो धातु से बने चीजें, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, पुरातत्वविदों को धातुओं से बनी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। यानी कि पुरातत्वविदों को, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उसके लिए जो धातु की बनी चीजें कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है पुरातत्वविदों को धातुओं से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी धातुओं में जो तांबा और कांसा है इनसे औजार, हथियार और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद
अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, यानी कि उस समय जो लेखन का कार्य होता था वो मुहरों पर लिखा जाता था और यह कार्य करते थे लिपिक। पहिया, और हमारा उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन यह भी था कि पहिया क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम जानते हैं कि पहिया क्यों महत्वपूर्ण है। पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए किया जाता था, यानी कि पहिया का उपयोग सामान को ढोने के लिए किया जाता था और यातायात के रूप में भी होता था, और हल का उपयोग खेतों को जोतने के लिए, बीजों की बुआई करने के लिए यानी सीड्स को बोने के लिए किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी टेराकोटा से बनी सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चे को ज्यादा पसंद आई होंगी, यानी कि हमें उस टाइम में जो पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बने हुए खिलौने हुआ करते थे उन सभी की हमें सूची बनानी है यहाँ पर, और ये भी बताना है कि इनमें से कौन से बच्चों को अधिक पसंद आए होंगे। टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी होता है, तो पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने, तो इन सभी की हमें सूची बनानी है। तो उत्तर में पहला है खिलौना गाड़ी, यानी कि पक्की मिट्टी टेराकोटा से खिलौना गाड़ी बनाया जाता था। अगला है गुड़िया, लड़कियों के खेलने के लिए गुड़िया बनाया जाता था पक्की मिट्टी से ही। विभिन्न पशुओं के आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू, यानी कि विभिन्न पशुओं के आकृति के खिलौने यानी याक, बैल आदि की मूर्ति टाइप की बनाई जाती थी जिससे बच्चे खेलते थे। चिड़िया के आकार की सीटियां, और चिड़िया के आकार की सीटियां बनाई जाती थी। खिलौना हल, बच्चों के खेलने के लिए हल बनाए जाते थे पक्की मिट्टी से ही। शायद बच्चों को इन खिलौने में से, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों को इन खिलौने में से कौन से खिलौने अधिक पसंद आए होंगे, तो इन बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं के आकार के खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटियां पसंद आई होंगी, यह एक अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या खाते हो, यानी कि हड़प्पा के समय में जो लोग रहते थे उनकी भोजन सामग्री, वे लोग क्या खाते थे, इन सभी सामग्रियों की, इन सभी चीजों की हमें सूची बनानी है, और यह भी बताना है कि आज इनमें से हम क्या क्या चीजें खाते हैं, यानी हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के समय के जो लोग थे वे जो चीज खाते हैं उनमें से हम क्या क्या चीज आज भी खाते हैं। उत्तर है गेहूं। हड़प्पा के समय के, हड़प्पा सभ्यता के दौरान खेती लोग करने लगे थे कुछ लोग, तो इसलिए उस समय गेहूं खाया जाता था, गेहूं अनाज उगाया जाने लगा था। दूसरा चावल, तीसरा दालें, चौथा जौ, पांचवा मटर, छठा तिल, सातवां सरसों, आठवां फल, नौवां मछली। और हम ये देखते हैं हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था, यानी कि हड़प्पा के समय के जो किसान थे, जो पशुपालक थे, किसानों और पशुपालक यानी कि किसान यानी कि जो खेती करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और पशुपालक यानी जो पशुओं को पालते हैं, तो उनका जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था। जो आज के किसान हैं उनसे हड़प्पा के किसानों का जीवन, किसानों और पशुपालकों का जीवन भिन्न था, हमें यह बताना है। तो देखते हैं हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन, यानी कि हम यहाँ पर दो कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन, दूसरा कॉलम अन्य किसानों का जीवन। पहला, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन कैसा था। इसका पहला है अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे, यानी कि हड़प्पा के समय में जो किसान और पशुपालक हुआ करते थे वे अधिक प्रकार की विभिन्न डिफरेंट टाइप्स की फसलों का उत्पादन करते थे, जबकि अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन कम मात्रा में करते थे, यानी कि अन्य किसान जो थे वे अधिक प्रकार की फसल का उत्पादन तो करते थे लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वहीं जो हड़प्पा सभ्यता के पशुपालक और कृषक थे वे सभी प्रकार के फसलों के उत्पादन करते थे और ज्यादा मात्रा में, जबकि अन्य किसान जो थे वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन तो करते थे लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में करते थे। हमारा नेक्स्ट अंतर है विभिन्न उपकरणों जैसे हल का भी उपयोग करते थे, यानी कि हड़प्पा के किसान जो थे, हमने पिछले साइड में जाना कि हड़प्पा के समय के जो बच्चे थे वे पक्की मिट्टी से बने हुए हल से खेलते भी थे, तो
इससे पता भी चलता है कि विभिन्न उपकरणों का जैसे हल का भी प्रयोग करते थे जो हड़प्पा के किसान थे, और अन्य किसान जो थे विभिन्न उपकरणों का उपयोग कम मात्रा में करते थे, यानी कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग तो करते थे लेकिन थोड़ी मात्रा में, लेस क्वांटिटी में। थर्ड है, कृषि उत्पादों को गाड़ियों से नगरों में भेजते थे, यानी कि हड़प्पा के किसान जो थे वे कृषि उत्पाद, यानी कृषि तो हो गई कि खेती के बाद जो उत्पाद मिलते थे उसको गाड़ियों के माध्यम से, एक यातायात का साधन उनका गाड़ी था, और उसी के माध्यम से वे उन सभी उत्पादों को नगरों में भेजा करते थे। और जबकि अन्य किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों से नगरों में नहीं भेजते थे, क्योंकि वे तो उत्पादन ही कम मात्रा में करते थे, तो खुद के लिए करते होंगे, इसीलिए वे खुद क्या उपभोग करेंगे और नगरों में क्या भेजेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।